हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिंदी 50 मार्क्स रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। ये रेखा गेस पेपर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में क्वेश्चन 1 से 100 तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से आगे जो क्वेश्चन रह गया है उसका प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। परशुराम ने कर्ण को क्यों शाप दिया? तो परशुराम ने कर्ण को झूठ के लिए शाप दिया। जाति पूछने के नाम पे वो झूठ बोल दिया था, इसलिए श्राप दे दिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, झूठ। महाभारत में विजय किसकी हुई? महाभारत में धर्म की विजय हुई। दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया? अंग देश का। माद्री कौन थी? माद्री जो है पांडु की पत्नी थी, नकुल की माँ भी थी, सहदेव की भी माँ थी, क्योंकि नकुल और सहदेव दोनों भाई थे और पांडु जो है इन दोनों के पिता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। पांडवों को कितने वर्षों का वनवास मिला? पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला। कृष्ण अपना विराट रूप किस सर्ग में दिखाते हैं? तृतीय सर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्षेपण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला ये क्वेश्चन नंबर 107, संक्षेपण के गुण हैं। तो संक्षेपण के गुण संक्षिप्तता, पूर्णता और अस्पष्टता, ये सभी। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए। तो संक्षेपण जो है मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। संक्षेपण की भाषा किस पुरुष में होनी चाहिए? अन्य पुरुष में। ऑप्शन सी होगा, अन्य पुरुष। संक्षेपण का अनिवार्य गुण है संक्षिप्तता। संक्षेपण का विलोम होता है पल्लवन। संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए। तो संक्षेपण का शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो प्रसंग से संबंधित, संक्षिप्त, सरल, ये सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सार लेखन के नाम से जाना जाता है संक्षेपण को। क्वेश्चन नंबर 114, संक्षेपण का आशय होता है मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना। संक्षेपण लेखन में कोई विवरण पत्र हो या कोई लेख या आख्यान, उसके मुख्य भाव को बिना छोड़े कितने भाग में लिखना चाहिए? 1/3 में लिखना चाहिए। संक्षेपण में भाव एवं भाषा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध एवं सुस्पष्ट। संक्षेपण की भाषा में 2 मुख्य चीज़ें हैं, प्रवाह एवं क्रमबद्धता। संक्षेपण का प्राण क्या है? संक्षेपण का प्राण संक्षिप्तता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संक्षिप्तता। संक्षेपण को सामान्य रूप से मूल अवतरण का कितना अंश होना चाहिए? तृतीय अंश। संक्षेपण का कैसा होना चाहिए? लघु एवं भावाभिव्यंजक होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। संक्षेपण की शैली में यथासंभव मूल शब्दों को क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। संक्षेपण स्वतः कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण के विचारों का सार किस रूप में रखा जाता है? क्रमबद्ध। पल्लवन की भाषा होनी चाहिए। पल्लवन की भाषा अस्पष्ट, प्रांजल, पारदर्शी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। पल्लवन की शैली होनी चाहिए व्यास शैली। पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तारण। पल्लवन और कुछ नहीं, वर्ण यह सहज प्रक्रिया है। तो बिंदु से वृत्त बनाने की, ये भी होगा। चीज से वृक्ष बनाने की, कली से फूल बनाने की, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। पल्लवन में होता है, पल्लवन में भाव का विस्तार होता है। ऑप्शन ए होगा, भाव का विस्तार। पल्लवन का मूल कथन रहता है भाव गर्भित
ऑप्शन बी हो जाएगा भावगर्भित। पलवन होता है किसी भाव का विस्तार। पलवन जो है किसी भाव का विस्तार होता है। पलवन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विस्तार या फैलाव। पलवन किसी भाव को किस रूप में व्यक्त करता है? विस्तार के रूप में व्यक्त करता है। पलवन की रचना कौन से पुरुष में होनी चाहिए? अन्य पुरुष में। पलवन को शैली कैसी होनी चाहिए? पलवन की शैली जो है कैसी होनी चाहिए? तो व्यास शैली होनी चाहिए। पलवन लेखन में कैसी बातों का अनावश्यक उल्लेख नहीं करनी चाहिए? अप्रासंगिक। ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रासंगिक बातों का उल्लेख नहीं करनी चाहिए पलवन लेखन में। मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की सूझ निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? पलवन के अंतर्गत। पलवन और संक्षेपण एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं? तो एक दूसरे से उल्टा संबंध रखते हैं। पलवन में कैसा गुण होता है? पलवन में निबंधात्मक गुण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा निबंधात्मक। भाव विस्तारण से आशय है। भाव विस्तारण से पलवन का आशय है। पलवन में किसका होना अति आवश्यक है? अस्पष्ट बातों का होना अति आवश्यक है। टिप्पण की विशेषता है। टिप्पण की विशेषता संक्षिप्तता, सरलता, शिष्ट भाषा, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तत्काल कार्रवाई की जाए किस प्रकार का टिप्पण है? आदेशात्मक टिप्पण है। टिप्पण की भाषा होती है। टिप्पण की भाषा सरल, स्पष्ट, तथ्यपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने हेतु जो टिप्पणी लिखी जाती है वह क्या कहलाती है? टिप्पण कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा टिप्पण। सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का एक माध्यम है टिप्पण। टिप्पण जो है सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का एक माध्यम है। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? मिनट। मिनट कहलाता है। टिप्पणी लेखन में यथासंभव क्या होनी चाहिए? संक्षिप्तता होनी चाहिए। टिप्पणीकार को टिप्पण तैयार करते समय कौन से पुरुष का वाक्य में उपयोग करना चाहिए? अन्य पुरुष का। टिप्पणी लेखन के मुख्य कितने उद्देश्य हैं? टिप्पणी लेखन के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 3। टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिंग। नोटिंग का मतलब टिप्पण होता है। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए सुस्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सुस्पष्ट। टिप्पणी में कैसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए? कठिन शब्द का प्रयोग टिप्पणी में कभी नहीं करनी चाहिए या कभी नहीं करना चाहिए कठिन शब्द का प्रयोग। टिप्पण लिखने के बाद लिपिक या सहायक को किस ओर हस्ताक्षर करना चाहिए? बाईं ओर हस्ताक्षर करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा बाईं ओर। दोस्तों इससे पहले चैनल पर ऑनर्स पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर, अपने सब्सिडरी पेपर और अपने लैंग्वेज पेपर का भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और अपने ऑनर्स पेपर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर रहता है पत्र संख्या। पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर का भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ और ऑनर्स पेपर का भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप अपने ऑनर्स पेपर और अपने सब्सिडरी पेपर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। सरकारी पत्र के स्वनिर्देश में क्या लिखा जाता है? भावदीय लिखा जाता है। पत्र में गुरु जी को संबोधित किया जाता है। आदरणीय, और आदरणीय से गुरु जी को संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आदरणीय से। दर्शनीय स्थल के बारे में छोटे भाई को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है विवरण पत्र। व्यावसायिक पत्र में प्रेषक का नाम पता कहाँ होता है?
सबसे ऊपर व्यावसायिक पत्र में प्रेषक का नाम और पता सबसे ऊपर होता है। प्रधान अध्यापक को लिखे जाने वाले पत्र में स्वनिर्देश होता है। तो आपका विश्वासी शिष्य और आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये दोनों, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित लिखा जाता है। सबसे अंत में सरकारी पत्र में विषय अंकित होता है। संबोधन से पहले पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है, पूज्यवर से और पूजनीय से, ये दोनों से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों से। छात्र द्वारा प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है आवेदन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? तो पहला देखिए, यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है, तो ये सही है। इसकी शैली आत्मीय होती है, ये भी सही है। ये व्यक्तिगत पहचान के साथ प्रेषित होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी बातें सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है शोक पत्र। क्वेश्चन नंबर 166, आपका भवदीय की जगह उचित है? भवदीय, ऑप्शन बी हो जाएगा, भवदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद होता है कुलपति। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद होता है कुल सचिव, ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल सचिव। अनुवाद के प्रकार हैं, अनुवाद के प्रकार शब्दानुवाद, ये भी अनुवाद के प्रकार हैं। भावानुवाद भी, छायानुवाद भी, ये सभी अनुवाद के प्रकार हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रेसिडेंट का हिंदी अनुवाद है राष्ट्रपति। अकेडमिक की हिंदी होती है, तो अकेडमिक की हिंदी अकादमिक होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अकादमिक। क्वेश्चन नंबर 172, कलेक्टर की हिंदी होती है समाहर्ता। मैनेजर का हिंदी होता है प्रबंधक, मैनेजर का मतलब प्रबंधक होता है। अनुवाद है, अनुवाद जो है एक कला है। मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद है ज्ञापन, मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद ज्ञापन होता है। ज्यूडिशरी का हिंदी अनुवाद है न्यायपालिका। ज्यूडिशरी का हिंदी में जो है, ज्यूडिशरी को हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं, तो ज्यूडिशरी का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका। वारंट का हिंदी अनुवाद है अधिपत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिपत्र। गवर्नर का हिंदी अनुवाद है राज्यपाल, गवर्नर का मतलब राज्यपाल होता है। प्रो वाइस चांसलर की हिंदी होती है प्रतिकुलपति। क्वेश्चन नंबर 180, अनुवाद की उपयोगिता है। अनुवाद की उपयोगिता राष्ट्रीय एकता के विकास में, ये भी है। साहित्य अध्ययन में, ज्ञान विज्ञान से परिचित होने में, ये भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। प्रेसिस राइटिंग को हिंदी में कहा जाता है संक्षेपण। सफल अनुवाद हेतु आवश्यक है, सफल अनुवाद हेतु विस्तृत शब्द भंडार आवश्यक है। अभिव्यक्ति क्षमता भी, दोनों भाषाओं का ज्ञान, ये सभी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पावर हाउस की परिभाषिक हिंदी है बिजली घर, बिजली घर को अंग्रेजी में पावर हाउस कहते हैं। इंटरिम की परिभाषिक हिंदी है अंतरिम, अंतरिम को इंग्लिश में इंटरिम कहते हैं। बुल की परिभाषिक हिंदी है तेजरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा, तेजरिया मतलब बुल या बुल मतलब तेजरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट की परिभाषिक हिंदी है अभिकर्ता। कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषिक हिंदी है संविदा। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, एक्सचेंज की परिभाषिक हिंदी है विनिमय, ऑप्शन बी हो जाएगा, विनिमय। इनवॉइस की परिभाषिक हिंदी होती है, इनवॉइस की परिभाषिक हिंदी है बीजक। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई 1960 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। परिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी है
अनुच्छेद, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है। पारिभाषिक शब्द ग्रांट की हिंदी होती है, तो ग्रांट की हिंदी अनुदान। क्वेश्चन नंबर 193, पारिभाषिक शब्द मेमोरेंडम की हिंदी है ज्ञापन। पारिभाषिक शब्द गवर्नर की हिंदी है राज्यपाल। 195, पारिभाषिक शब्द ऑटोनोमस की हिंदी है स्वायत्तशाही। ऑप्शन ए हो जाएगा स्वायत्तशाही। एयरफोर्स की परिभाषिक हिंदी है वायुसेना। एयरफोर्स का मतलब वायुसेना। इसके बाद मुहावरा है, तो अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है चाल चलना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है विनाश करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विनाश करना। क्वेश्चन नंबर 199, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यंग्य करना। ऑप्शन ए हो जाएगा व्यंग्य करना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वावलंबी होना। तो दोस्तों आज के वीडियो में 200 क्वेश्चन तक रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 200 से आगे जो क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। 1 से 100 तक पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलती हो गया है तो कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 200 क्वेश्चन से आगे जो क्वेश्चन रह गया है उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।